चलिए तो शुरुआत करते हैं। 10th क्लास में फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले ये समझना चाहिए प्रकाशिकी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में ऑप्टिक्स। 11th 12th में पढ़ोगे, बहुत बड़ा इसका भास्ट चैप्टर है प्रकाश से रिलेटेड। ठीक, तो मतलब प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, वैसे डिफिनेशन किसी को लिखने की आवश्यकता नहीं है, हर डिफिनेशन आपको पढ़ाई के क्रम में लिखा दिया गया है। बस एक बार मतलब क्रैश कोर्स का ही मतलब होता है कम समय में अधिक से अधिक चीजों को शामिल कर लेना, ये मतलब होता है। उस लिहाज से डिफिनेशन किताब में पहले से पढ़े। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो चीज था दीप्त, जिसको लुमिनस कहते हैं। लुमिनस नहीं तो दीप्त किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश निकलता है। यानी दीप्त क्या है? जिससे प्रकाश निकलता है या उत्सर्जन होता है। अब आप समझ सकते हैं कि प्रकाश किन किन चीजों से निकलता है? सूर्य, तारे और जलता हुआ। अब क्या बोलोगे? जलता हुआ, टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब, बहुत सारी चीजें। तो इसके एग्जाम्पल में आप जान सकते हैं क्या आएगा? सूर्य, तारे, इसी बहुत सारा चीज जलता हुआ है। इसके अनुसार एक और होता है प्रकाश के अनुसार अदीप्त। क्या कहेंगे? नॉन लुमिनस अदीप्त, यानी कि जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। और क्या क्या चीज है जिससे प्रकाश नहीं निकलता है? मिट्टी, पत्थर, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, इत्यादि कर सकते हैं। मिट्टी, पत्थर, इत्यादि बहुत सारी चीजें। अब देखिए प्रकाश के एक सेक्शन, जो प्रकाश के एक तरह से देखा जाए कि प्रकाश क्या हुआ, दिक्कत है क्या? प्रकाशीय स्रोत के आधार पर देखा जाए तो वस्तुएं दो प्रकार की होती है। देखो, वस्तुओं का बंटवारा अलग अलग आधार पे किया गया है। एक बार क्लियर कर दें, अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। वैसे बोस कंडेंस्ड आइसोटोनिक अवस्था था, और एक क्या था? प्लाज्मा अवस्था था। 5 हो गया, लेकिन मुख्यतः क्या मान के चलते हैं? 3 मान के चलते हैं। उसी तरह संरचना के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के: तत्व, यौगिक, मिश्रण। ठीक, अलग अलग आधारों पे देखा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे देखा जाए तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक कंडक्टर और एक होता है आइसोलेटर, मतलब कुछ अलग होता है। तो एक होता है एक कि जो विद्युत जिससे आवेश का प्रवाह, और एक से आवेश का प्रवाह, और बीच में एक सेमी कंडक्टर आता है जिसको अर्धचालक कहते हैं, यानी कि हल्का हल्का प्रवाह। लेकिन मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। फिर आपका पदार्थ का चुंबक के आधार पे देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, एक मैग्नेटिक, एक नॉन मैग्नेटिक, एक चुंबकीय और एक अचुंबकीय। जिससे चुंबक आकर्षित कर लेता हो या जो चुंबक में सट पाता हो वो चुंबकीय हुआ, जिसमें नहीं सटता हो अचुंबकीय, बीच चुंबकीय, नॉन मैग्नेटिक होता है। उसी तरह प्रकाश के आधार पे, यानी प्रकाश के उत्पत्ति के आधार पे देखा जाए तो पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, लुमिनस, नॉन लुमिनस, मतलब दीप्त जो जलता हो, और एक अदीप्त। आसान सा है। उसी तरह प्रकाश किसी माध्यम में चलता हो, माध्यम में चलने के लिहाज से देखा जाए तो सरल है। चलने के लिहाज से देखा जाए तो कई प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है।
प्रकाश के गमन के लिहाज से देखा जाए, यानी कि प्रकाश के गमन के आधार पर देखा जाए, आधार पर, तो कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। एक को क्या कहते हैं? पारदर्शी। पारदर्शी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसके आर पर प्रकाश जाए, जिसके आर पार प्रकाश जाए, ठीक। जैसे क्या हो गया? हवा, कांच, पानी, हवा, कांच, पानी, ठीक। इसके बाद होता है एक पारभासी। ठीक। एक क्या होता है? पारभासी होता है, इंग्लिश उसका होता है ट्रांसलूसेंट। अच्छा, पारभासी ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब प्रकाश अंशतः, क्या कहेंगे? प्रकाश अंशतः क्या करता हूं? गमन करता हूं। गमन करता हूं, याद होगा सबको? जिन्हें नहीं याद है इस वीडियो को देखिएगा, ऐसे ही सुनिएगा, याद हो जाएगा। मतलब रिवाइज करना हो तो पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके लिए आते हैं। ये वीडियो अब से घर पे बनेगा और क्या होगा, यहाँ आपका टाइम उसमें बर्बाद नहीं करेंगे, देख के जिन्हें लगता हो कर लीजिए। अंशतः जाता हूं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, खून, दूध, कुहासा, चर्म, इसी में जाएगा। बहुत सारी चीजें। एक होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी तो अपारदर्शी का मतलब होता है प्रकाश जिसके आर पार नहीं है। प्रकाश जिसके आर पार नहीं जाए। अभी तो जानिएगा वो मिट्टी को पार नहीं करता है। पत्थर हो गया, नीरज भी हो सकता है। इससे कहां से सर? और भी चीजें दीवार में कैसे कर दें? तो प्रकाश की इतनी बातें समझ में आ गया। आज खाली धोखा दे देता है इन्होंने, तो हमरा बुझाता है ना कि पढ़ावे का मतलब होगा एक बार बोर्ड पर खड़ा हो तो 1-2 घंटा लेक्चर कंटिन्यू मार, तब जाके हाँ डिजिटल रहता है तो खाली टॉपिक है लाना है, लेक्चर तो सही चला जाएगा, चाहे साइंस हो चाहे आर्ट। मतलब कारण ये नहीं है कि टैलेंट है, कारण ये है कि जमाना हो गया, मतलब 10 साल की कोई चीज 15 साल तक नहीं कर कंटिन्यू, ये वजह से ऐसा हो गया है। आज दूसरा का कि हम किताब देख के ना पढ़ाने की आदत नहीं रखी। जैसे टीचर क्या करता है, किताब देख के उनमें से बोलता है, कहता है ललका ललका लिख रही है तो ललका में होता है, फिर कुछ इनकी बातें नहीं बताएंगे ना। हालांकि वहां पे भीड़ ज्यादा होता है क्योंकि विद्यार्थी वैसे ज्यादा होते हैं, है ना। तो ललका ललका लिख लेना हेडिंग, या किताब देख के। आप सब दिन किताब देख के पढ़ाओगे ना तो कभी बिना किताब के लेक्चर देना पड़ा तो दिक्कत हो जाता है। तो कोशिश यही किया जाता है। देखिए अब अगला चीज समझिए, कोई वस्तु हमें कब दिखाई देती है? बताओ। जब उस वस्तु से परावर्तित किरणें हमारी आंखों तक आए, तब जाकर वस्तु दिखाई देती है। तो उस लिहाज से पूछा जाए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश को बहुत से डिफिनेशन है। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी भी है क्योंकि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम भी है, मीडियम भी है, क्योंकि हम उसी के सहारे वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश में यहाँ 10th क्लास में आपको पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन और उसी से रिलेटेड चीजों को पढ़ना है। और परावर्तन होगा तो किससे होगा? तो दर्पण से पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट बना के रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन हमें किससे पढ़ना है? दर्पण से।
और परावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है टकराकर लौटना। मतलब परावर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं, का अर्थ टकराकर लौटना। इसका अर्थ क्या होता है? टकराकर लौटना। तो उस लिहाज से देखा जाए कि प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो समझिएगा परावर्तन मतलब टकराकर लौटना, तो प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश का टकरा के लौटना। अर्थ इसी में है नहीं? तो इसके लिए क्या लिखेंगे? प्रकाश का टकराकर लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। 10th के विद्यार्थियों इतना तो जोड़ ही सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 2। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अब इन दोनों नियमों को या तो रट्टा मार लीजिए या ठीक से परावर्तन का आपको किरण आरेख पता हो, जो पहली बार 8 क्लास में भी पढ़े होंगे, 10th में एक पढ़ाई के क्रम में जब चैप्टर चलता होगा उस समय भी पढ़े होंगे। एक बार और दिखा देते हैं परावर्तन के जो नियम के लिए हैं। मान लिया जाता है कि ये कोई वस्तु है, ठीक? अब प्रकाश कहीं से आएगा तो टकराएगा और टकरा के लौट देगा। जो आ रहा है उसको कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। इंग्लिश लिखेंगे तो कचरा हो जाएगा, इंसाइडेंट रे करते हैं। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री या कोई भी विषय हो, कोशिश करना कि उसके टेक्निकल वर्ड जितना संभव हो इंग्लिश में ही बोले, इंग्लिश समझे, ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो टकरा के लौट गया उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक? आवे तो आपतित किरण, आ जाए तो परावर्तित, क्योंकि टकरा के लौट रहा। और जिस बिंदु पर टकराएगा उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इसको? आपतन बिंदु। और इस बिंदु पर अगर लंब खींचा जाए, लंब का मतलब इसके साथ 90 से कोण बनाएगा ये वाला, तो इसको कहते हैं फिजिक्स में अभिलंब। अभिलंब कहते हैं इसको। जो नॉर्मल काफी यूज होता है, नॉर्मल ऐसा शब्द है जो दैनिक जीवन में नॉर्मल का अर्थ होता है सामान्य। ठीक? कई जगह उसी सामान्य का इंग्लिश यूज होता है जनरली। ये सामान्य बात है, जनरल बात। लेकिन किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो और उसका स्थिति में सुधार हो तो अब नॉर्मल हो रहे हैं, वहां बोला जाता है। तो अलग अलग एक ही शब्द का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल का हिंदी क्या होगा? अभिलंब। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण। परावर्तित कोण नहीं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक? इसी से नियम बना। इसके 2 नियम में एक नियम ये है कि हम देख रहे हैं कि आपतित किरण नहीं, आपतित किरण और क्या देख रहे हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और क्या देख रहे हैं? अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही तल में है। बस छोटा कर दिए हैं थोड़ा सा, कुछ नहीं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में है, एक ही सतह में।
परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या जगह यूज होता है। जैसे अगर फर्श पूरा प्लेन हो, ठीक, तो तुम एक गेंद को भी ले सकते हो, जितना तिरछा मारोगे उतना ही तिरछा निकलेगा, बिल्कुल सीधा मारोगे बिल्कुल सीधा जाएगा। उसी तरह प्रकाश का भी तुम ऐनक से किया होगा, जितना तिरछा घुमाओगे उतना जाता है। और जहां से प्रकाश आ रहा है, जहां तुम फोकस किए हो, इन दोनों के मध्य से इस पॉइंट से नॉर्मल खींचा जाए, इसको स्ट्रेट मान के, तो वो नॉर्मल हो जाता है, विलंब हो जाता है। दूसरा इसका नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, बट लिख दिया उन विद्यार्थियों के लिए जिसे नया से पढ़ना होगा, उसके लिए फायदेमंद होगा एक सारांश के रूप में। ऐसे भी नॉलेज तो इतना ही का रखा जाता है, डिटेल पढ़ाते समय और भी बातें होती है, लेकिन इससे भी कुछ छूटेगा नहीं। कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद जानते हैं प्रतिबिंब को। डिजिटल बोल रही हो, ये से ज्यादा मजा इंटर के फिजिक्स मैथ में। एक से एक पिक्चर आता है, लेक्चर मारो हटाओ, वो हो छोड़ लिखो हो रहा है। प्रतिबिंब इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। देखिए प्रतिबिंब बनता कैसे? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, इसको भी जान लो। एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज, यानी कि एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक को कहते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनेगा कैसे? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ध्यान रखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, सुनो, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो हम उसे प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब शब्द कहने से हो गया वास्तविक भी और आभासी। बात वास्तविक की जाए तो थोड़ा सा लाइन को, एक को हटाओ एक को जोड़ो, दोनों में डिफिनेशन में शब्द आएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से, ठीक, परावर्तन के बाद, समझना, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगी वास्तविक प्रतिबिंब, या जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। डिफिनेशन लिखाएंगे नहीं, ये ऑलरेडी होगा, किसी को जरूरत नहीं है। तो प्रतिबिंब एक जान लेना चाहिए, है ना। और प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होता है। एक को क्या कहते हैं? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब जिसे कहते हैं रियल इमेज। तो उसी का एक परिभाषा क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक, उसी में हो जाएगा। इसके मुख्य बात क्या है ना, यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, ठीक। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसके डिफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, किताब में भी है, लिखे भी हो, हालांकि बात तो ये भी लिखे हो। और दूसरा क्या होता है? आभासी या काल्पनिक, या काल्पनिक प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज, ये वही वाला डिफिनेशन होगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को, उसका हम आभासी कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। या इसके गुण क्या है ना, यह
वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ओके, प्रतिबिंब की कहानी खत्म। अब दर्पण क्या आएगा? दर्पण जिसे हम क्या कहते हैं? मिरर। दर्पण को क्या कहते हैं? और जब भी दर्पण शब्द बोला जाएगा इसके बदले फिजिक्स में शब्द होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो दर्पण में और कांच में थोड़ा सा फर्क है। कांच मतलब शीशा, कांच से प्रकाश आर पड़ जाता है। जब हमें अपना चेहरा देखना हो, प्रतिबिंब बनाना हो, एक तरफ कलई कर देते हैं। कलई फिजिक्स में यूज होता है, सामान्य भाषा में उसे कहते हैं रंग देना। क्या कहते हैं? रंग देना। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जो बचपन में ऐसा हुआ हो? ऐसा नहीं उससे मूर्ख हो जाओगे कि ऐसे आईना में चेहरा देखते हो और कभी कभी कोशिश की हो कि झकिया के देखे होने है कि नहीं? ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? ईमानदारी से बोलो। अरे हम भी शामिल है, बड़ी कोशिश कर रहे थे, देख रहे हैं, पता नहीं था। बहुत छोटा की बात करें, ऐसे आईना में चेहरा देख रहे हैं, ये कैसे वहां भाई है देख रहे हैं। अब जाने भी देखे तब तो फिर तुम ही हट गए। ये शक होता था ना कि तो हम ही हट गई, तो फिर कैसे देखी है कि नहीं? तो ऐसा छोटा में होता था, अजीब सी बात है। सुनिए, दर्पण क्या है? तो कांच का टुकड़ा जिसका एक भाग कलई, कलई मतलब रंगा हुआ, तो हम क्या कहते हैं? दर्पण। दोनों भाग अगर मतलब एक ही कोई भी भाग कलई नहीं हो तो केवल क्या है? कांच का टुकड़ा है। केवल कांच के टुकड़े से ही बनाया जाता है दर्पण भी और लेंस। दर्पण भी और लेंस। कांच के टुकड़े को विशेष आकृति दी जाती है तो लेंस बन जाता है, और कांच के टुकड़े को विशेष आकृति देकर एक तरफ रंग दिया जाता है तो दर्पण बन जाता है। तो दर्पण की बात सिंपल सा क्या कहेंगे? कांच का टुकड़ा जिसका एक भाग कलई मतलब रंगा हुआ, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। अब समांतर दर्पण के प्रकार जो है वो समांतर दो प्रकार के हमें पढ़ने हैं, क्योंकि तीसरा जो प्रकार होता है उसका कोई खास विशेष गुण नहीं है, इसलिए अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं। जैसे उत्तल और अवतल पढ़ते हैं। एक समतल भी होता है, लेकिन समतल में कुछ खास गुण ही नहीं है। वो मिरर से कितना हो दूर ले जाओ, नजदीक ले जाओ, उसका कुछ खास परिवर्तन नहीं होता है। उसके पिक्चर में जो होता है वो समांतर के रेशियो में होता है, अनुपात में होता है। मतलब सिंपल सा, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे पिक्चर कम मतलब छोटा बनेगा प्रतिबिंब, जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे बनेगा। उसमें कोई फोकस के लेके मामला नहीं आता। वक्ता त्रिज्या उसमें तो होता ही नहीं है। तुमको कैसे नहीं होता है? तो कोई गोला होगा तब जाकर उसका सेंटर बनेगा, तब जाकर वक्ता त्रिज्या होगा। कोई चीज फ्लैट है, इसका वक्ता त्रिज्या होगा? मतलब ये राउंड ये बन सकता है कभी? पॉसिबल ही नहीं। तुम कहोगे बना सकते, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि जो चीज राउंड होता है, वक्र होता है, वो हर पॉइंट पर मुड़ा होता है। ये इतना बड़ा खारा है, जबकि इसे हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए? मुड़ा होना चाहिए। चूड़ी का एक टुकड़ा छोटा भी मिल जाए तो तुम समझ सकते हो, है ना, कि वो किसी सीधा चीज का हिस्सा नहीं है, टेढ़ा चीज का हिस्सा है। जो गोलीय चीज का हिस्सा होगा उसका वक्ता सेंटर होगा, केंद्र होगा, जो सीधा है उसका नहीं होगा। तो समतल दर्पण में वक्ता केंद्र एक्चुअली उसका बनेगा ही नहीं, वक्ता त्रिज्या नहीं बनेगा, इसलिए उसमें कुछ खास उतना मैटर नहीं करता है। मूल रूप से हमें पढ़ना क्या होता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। तो हम कर सकते हैं कि समांतर दर्पण दो प्रकार के होते हैं।
समांतर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक को कहते हैं अवतल दर्पण, जिसे कहा जाता है कॉनकेव मिरर, और एक हो गया उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। इसको भी देख लेते। हालांकि एक पेज पे इतनी भी बातें लिख लोगे, याद कर लोगे तो ना एक नंबर आवाज छूटेगा और ना 2 नंबर आवाज छूटेगा।